आज का ये वीडियो होने वाला है एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स के लिए कि एसएससी सीपीओ की तैयारी कैसे करें। देखो एसएससी जो है पेपर करवाती है इसका, और सीजीएल का पेपर भी होता है, सीएचएसएल का भी पेपर एसएससी करवाती है। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और ये जितने भी पेपर्स हैं तुम्हें पता होंगे तो वो करवाती है। तो उसके साथ ही सीपीओ का भी पेपर होता है। तो जो सीपीओ का पेपर है सीजीएल और सीएचएसएल से काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें जो है तुम्हारी फिजिकल और तुम्हारे मेंस और प्री जो पढ़ाई है वो तो करनी होती है, और साथ में आपको फिजिकल भी देना होता है। अगर इसमें फिजिकल है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सिंपल होंगे और चीज़ें सिंपल होंगी। सिलेबस सेम ही रहता है, और मैं आपको सिलेबस अभी दिखा भी दूंगा। देखो, तो इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, तो उलझुल जुलून लोगों की वीडियोस देखते रहते हैं और बाद में उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, वो बस बना रहे हैं वीडियोस। देखो, टाइम के साथ पैटर्न भी चेंज होते हैं, तो उसके साथ हमें अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ती है। तो हम धीरे धीरे हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तुम इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो देखो, ये है सीपीओ एग्ज़ाम। तो क्रेडिबिलिटी का ही मुझे बताना ज़रूरी है। देखो, मैं भी सिलेक्ट हुआ पिछली बार में, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा नुकसान ना हो, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं 2-3, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती बना देता हूँ। बाकी तुम्हें देखना है नहीं देखना है वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन होता है अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीपीयू बैटलफील्ड। तो इसमें यही है कि तुम्हें समझना है कि इसमें देखो फिजिक भी लगनी है तुम्हारी, और तुम्हें पढ़ना भी बराबर है, ठीक है। तो देखो, क्रिटिकल वार्निंग इसमें दे दी है कि देखो, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर पेपर 1, ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट मार्क्स एंड गेट एलिमिनेटेड विद PST। तो जो फिजिकल में काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए जो तुम्हारी कंटिन्यूटी है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में तुम फेल हो जाओगे तो जो तुम्हारी इतनी मेहनत करी हुई है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, और हाई स्कोर तुम्हें करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन, और बाद में मेडिकल, इसके बाद पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें इसकी सैलरी पता होगी, और नहीं पता है तो बता देता हूँ तुम्हें। ये ग्रुप बी की जॉब है, और इसमें 35,000 से कुछ शुरू होती है, तो लगभग अभी जो है 60 DAPA दुनियादारी की चीज़ें होती है, इसमें सब जोड़ के 60-65 हज़ार रुपये मिलते हैं, और 8th पे अभी लग जाएगी, तो उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुम जो भी तैयारी कर रहे हो तुम खुद के डिसीजन से कर रहे हो। और देखो, अगर तुम्हारी अभी डिग्री कर रहे हो तुम, तो डिग्री कंप्लीटेशन होने के बाद ही तुम इसका फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अगर तुम्हारी डिग्री जब फॉर्म आएगा उसके पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए, तब इसका फॉर्म भर पाओगे। अगर उसके पहले तुम होशियारी दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पैटर्न के समझने में। हम आगे सब कुछ देखेंगे, सिलेबस वगैरह, ठीक है। तो ये है 4 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, पहले स्टेज में होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि 200 नंबर्स का होगा। आपको पता है इसमें रीजनिंग और ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। 120 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 120 यानी कि 2 घंटे तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। इसमें चीज़ें अभी थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो अभी उसके बारे में हम सेक्शनल टाइमिंग के बारे में ही बात करते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरा आएगा आपका PST। जैसे स्टेट्स में जो पुलिस होती है तो उसमें पहले पता नहीं बाद में होता है, इसमें बीच में होता है आपका पहले, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये जो क्वालिफाइंग होगा, इसमें तुम्हारे कोई नंबर ऐड नहीं होने वाले, जैसा स्टेट्स के कुछ राज्यों के यहाँ पे ऐड होते हैं। तो तीसरा हो गया अपना मेंस का पेपर, और फिर आपका DB, और ये तो क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करना कि होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। ये आँखें अगर सही हैं तो सही रखना, अगर ज़्यादा आँख कमज़ोर है तो वहाँ पे पकड़े जाओगे तो मतलब समझो तुम, दिक्कत काफ़ी हो जाएगी, और तुम्हारी जो प्रोसेस वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना। बहुत सारे लोग दिखाते हैं होशियारी, और बाद में पता चलता है कि भाई कुछ नहीं मिला, दोनों हाथ से गया, ना CGL मिला ना CPO मिला, ठीक है। ठीक है भाई, तुम्हें अपना दोनों मैनेज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसकी शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तुम समझ रहे होगे भाई, तुम अगर न्यू हो, बिगिनर हो, तुम चीज़ें समझते जाना, फालतू की चीज़ों में मत पड़ना कि मैं इसमें पावर समझाऊँ, दुनियादारी मत समझाऊँ। देखो, कुछ नहीं होता, ठीक है। जो है तुम्हें बस जॉब लेनी है, बिकॉज अपने देश में जॉब है वो सक्सेस नहीं, सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी तुम्हें अपने अच्छे डिसीजन के साथ मिलती है तो और भी अच्छी बात है। और जो तुम कोई भी जॉब करना, कुछ भी करना, अपने हिसाब से करना, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। इसको कहने का मतलब ये है कि तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ तो लोग करते हैं वेस्ट, और बाकी लोग जो पढ़ाई करते हैं वो करते हैं, एंड सम ऑफ देम जस्ट वेस्ट टाइम, और कुछ लोग सीटें खा जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं टाइम एलोकेशन की। देखो, जब इस चीज़ के बारे में ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम इसके बारे में चीज़ें अच्छे से पता नहीं होती, तो बाद में बीच में प्रोग्रेस में दिक्कत होती है। देखो, टाइम एलोकेशन है इसमें 120 मिनट पहले होता था, अभी भी 120 मिनट है। और इसमें अब क्या है, इसमें फिक्स्ड है, जो तुम्हारे 30 मिनट है वो फिक्स्ड है, हर एक सेक्शन की फिक्स्ड है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अपन सेक्शन स्विच कर लेते थे, लोग सेक्शन स्विच कर लेते थे,
ठीक है। तो 30 मिनट में तुमने पहले कर लिए, मान लो किसी ने कर ली रीजनिंग पहले कर ली, जी के पहले कर ली, और बाद में टाइम बचा दिए मैथ के लिए। मुझे खुद याद है मैंने 50 मिनट बचा दिए थे मैथ के लिए, ठीक है। तो अब वैसा नहीं है, अब तुम्हें 30 मिनट के अंदर करनी है। 30 मिनट में तुम्हें जितना भी कर सको। अगर तुम जी के में 30 मिनट में तुमने मान लो 10 मिनट में क्वेश्चन कर लिए तो आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से तैयार हो जाओ मैथ के लिए, और बाकी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ठीक है। तुम सोचो कि यहाँ स्विच करो, वो नहीं होगा। अब तुम्हें इन्हीं के अंदर करना पड़ेगा। सो बेसिकली चीज़ ये है कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस सब्जेक्ट्स में, ठीक है। आगे मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब उसके बाद है स्ट्रेटजी इम्पैक्ट। अब देखो यहाँ अटेम्प्टिंग फास्ट सेक्शंस फास्ट टू द फर्स्ट बैंक टाइम वर्कड। देखो पहले क्या होता था कि अब ज़्यादा अपने को टाइम मिल गया तो आराम से कर लेते थे, बट अब नहीं हुआ। वही बात होगी इसमें। रिस्क टू स्लो सॉल्वर्स, वही बात होगी भाई। अब जो स्लो करेगा तो उसको दिक्कत है, और बाकी जो फास्ट कर रहा है तो उसका तो सही है। एंड देन आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल, तो ये है भाई इंसान को चारों सब्जेक्ट्स में ठीक होना पड़ेगा और फास्ट होना पड़ेगा। कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ लोगों की जी की अच्छी होती है। सो अब किसी को ऐसा एडवांटेज नहीं है, फिर भी कुछ भी हो जाए मैथ्स वालों को हमेशा एडवांटेज रहता है, क्योंकि मैथ में तुम्हें ज़्यादा, अगर तुम्हारी मैथ में स्पीड ज़्यादा रही तो वो ज़्यादा हर जगह हो जाती है स्पीड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी एक्शन टाइम फॉर एवरी, ये देखो यहाँ पे फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस विद इन a hard 30-minute countdown per section. Treat each section as its own isolated mini exam. So ये भाई तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है, तुम पढ़ रहे होगे, जैसे पढ़ोगे तुम किसी भी टीचर्स के तुम लेक्चर्स लोगे, तुम पढ़ोगे उसको, तो जो तुम पढ़ रहे हो उसके साथ में इसके कहने का मतलब ये है कि तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो देते रहना है। इसलिए क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो वो तो 1 नंबर का आएगा, बट जो मॉक टेस्ट में दे रहा है वो आने वाला है पूरा 50 नंबर का। तो तुम्हें धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें पता लग जाएंगी, और तुम्हें जब छोटी छोटी चीज़ें पता लगती जाएंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता लगने जाएंगे, तो जब तुम उन चीज़ों को दोबारा किसी मास्टर से पढ़ोगे, दोबारा किसी मास्टर से पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीज़ें सिंपल लगेंगी। वरना तुम्हें चीज़ें कठिन लगेगी, तो कठिन लगने के बाद हमारा माइंड जो है डाइवर्ट करने लगता है। तो इसीलिए कोशिश करना कि चीज़ों को छोटे से ऊपर करो। अगर तुम कुछ नहीं आता तुम्हें, अगर तुम्हें मान लो कुछ भी नहीं आता अभी, तो तुम क्या करो भाई, जीडी की जो भी प्लेलिस्ट होगी, तो तैयारी तुम्हें सीपीओ की करनी है, बट जीडी का जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर करने की कोशिश कर लो। जब 1-2 महीने में जल्दी कवर कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे तो तुम्हें चीज़ें थोड़ी ईजी लगेंगी। कि बाद में लोग बोलेंगे कि हाँ ये टफ़ है वो टफ़ है, तो तुम्हें सब कुछ टफ़ लगेगा। ऐसे में तुम्हें चीज़ें टफ़ नहीं लगेंगी, और एक जो स्लोप बन जाती है ना, धीरे धीरे आगे चले जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई सब्जेक्ट्स की, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड तो हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसको। सबसे पहले हम आते हैं भाई, देखो यहाँ की रीजनिंग पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो रीजनिंग का पार्ट है, इसमें देखो वर्बल कंटेंट आता है, वर्बल, ठीक है, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, एनालिटिकल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो मिसिंग नंबर्स होते हैं, उसके बाद पजल्स होती हैं। अब जो स्टेटमेंट आने लगे हैं तो अभी सबसे ज़्यादा ये टफ हो रहा है, और कोई भी कैंडिडेट हो या फिर शुरू कर रहा हो या फिर रिपीटर्स हो, उसके लिए ये स्टेटमेंट वाले इनके क्वेश्चंस कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये बहुत सिंपल हैं और तुम्हें देखने में लग रहे होंगे सिंपल्स हैं, और तुम्हें ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं होगी। बस तुम्हें क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना ही स्कोर बढ़ता जाएगा। स्कोर बढ़ेगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी टाइमिंग कम होती जाएगी, और इन चीज़ों में तुम जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब तुम ऐसे नहीं करना कि तुम 30 मिनट मिले हैं तो तुम 30 ही मिनट के लिए बैठे रहो कि भाई 30 मिनट नहीं हुए अभी मुझे क्या कंप्लीट करना है। तुम उसके पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर तुम अपने माइंड को सोचो कि तुम 5 मिनट का टाइम दे देते हो आपने अगले सेक्शन के जाने लिए, तो तुम्हारा माइंड काफ़ी फ्रेश होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है उसको आराम से जल्दी कर लेना। और इसके लिए देखो मैंने जो पढ़ाई करी थी, मैंने सौरभ सिंह सर करके हैं, उनकी पुरानी प्लेलिस्ट होंगी तो उनसे पढ़ लेना, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मेरे पास सिर्फ यही रिकमेंडेशन है, और मेरे पास और कुछ नहीं है। देखो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो और चीज़ों को जल्दी समझ लो। और मुझे किसी से कुछ लेना देना है नहीं, ना मैं किसी को प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं, इसको कोई कठिन लेने की ज़रूरत नहीं, ये जल्दी हो जाएगा। शुरू में टाइम लगेगा, बट ये कठिन नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। सो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है और टाइम को जल्दी उसके अंदर करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में होती हैं 3 चीज़ें, एक होती है ग्रामर, दूसरी होती है वोकेबलरी, और तीसरी थी कॉम्प्रीहेंसन, ठीक है।
अब जो है ग्रामर जो है, ग्रामर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो ग्रामर का क्या है, ग्रामर के लिए तुम्हें एक बुक खरीदनी है, प्लेंटू पैरामाउंट आती है नीतू मैडम की, ठीक है, प्लेंटू पैरामाउंट नीतू मैडम की। अब उस ग्रामर की बुक को तुम जितनी बार कोशिश कर सको उतनी बार पढ़ लेना है और उसके जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा और भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना है, देखो वैसे इससे तो समझ में आ जाएगा प्लेंटू पैरामाउंट से, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें और मन है तो तुम एसपी पक्षी की एक बुक है उसको देख लेना, मैंने एक बार पढ़ी थी और ये प्लेंटू पैरामाउंट है 3-4 बार पढ़ी थी, क्योंकि एक सिंपल बुक है और तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत जल्दी जल्दी सही हो जाते हैं और ऐसा इससे बोरिंग फील नहीं होता कभी भी। देखो ठीक है, उसके बाद ग्रामर हो जाएगी। अब तुम सोचो ग्रामर ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें याद करवा दे, ग्रामर तुम्हें ही करनी है और प्रैक्टिस करनी है, उसमें तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, जैसे ही इज़ अ मैन, अब तुम ही आर अ मैन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो किस चीज़ के साथ इज़ लगना है, आर लगना है, ये एग्रीमेंट है और पैरेललिज्म बनाना है और कुछ नहीं। तुम्हें टेंसेज आ गए, तुम्हारी आधी ग्रामर हो गई। उसके बाद फिक्स्ड प्रोपोजिशंस हैं एंड मॉडिफायर्स हैं। देखो टेंस उसने ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड होती हैं। जो पैरेललिज्म में होता है इसी से बनता है, तो तुम्हें फोकस करना सबसे पहले टेंस सीखने में। नाउन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सीख जाओगे तो तुम्हारी आगे की चीज़ें सही हो जाएंगी। तुम्हें एरर डिटेक्शन में काम आएगा, तुम्हें सेंटेंस करेक्शन, तुम्हें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएगा और आगे काफ़ी चीज़ों में ग्रामर में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद है वोकेबलरी। सो देखो वोकेबलरी का लोग ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। देखो तुम अभी पहली बार करोगे या कर रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कोई ट्रिक्स मिल जाए, कोई ये मिल जाए, वो मिल जाए। देखो मैं समझता हूँ कि मुझे ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इन चीज़ों को तुम इतना पढ़ लो, इतना इसको इतना लिख लिख के याद कर लो कि तुम्हें वो चीज़ याद आए। अब तुम मान लो उसको लिख रहे, तुम उसको किसी ट्रिक से सीख रहे हो तो तुम्हें वो ट्रिक के दौरान ही वो शब्द याद रहेगा, वैसे तुम्हें शब्द याद रहने नहीं वाला है, ठीक है। और अगर तुम इसको रिपीट हर बार इसको लिख लिख के अपने दिमाग पे फोर्स करके मेहनत करके इसको याद करने की कोशिश करोगे तो जब तुम कभी बोलोगे तो तुम्हें वो शब्द याद आएंगे, तुम्हारे वोकैबुलरी में ऐड हो जाएंगे, तो तुम काफ़ी इलोक्वेंट तरीके से बोल पाओगे। ये चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं हैं, ये तुम्हें रियल लाइफ में भी आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी तरीके से याद करी थी, मैंने कोई ट्रिक नहीं सीखी। बस हो सकता है कि तुम एक काम कर सकते हो जो मैंने भी किया था, तुम जो शब्द है, जैसे मान लो कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, तुम उसको AI से कोई शब्द कोई इमेज देख लो या फिर गूगल से उसकी इमेज देख लो तो उससे याद हो जाता है। या फिर एक और है, तुम उसको किसी सेंटेंस में यूज़ करके देख लो तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और उसके सिवा तुम्हें कोई और टाइम वेस्ट की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी भी तरीके की इसमें टेक्निक ट्रिक्स नहीं होती। ये आसानी से याद की जाती हैं और इसमें टाइम लगता है। देखो शुरू में तुम्हें ब्लैक बुक मिलेगी, ब्लैक बुक से कर लेना और कोई बुक की ज़रूरत है नहीं ब्लैक बुक में, और अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है और कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम सोचो कि तुम अखबार पढ़ो फिर अखबार में ऐसे पूरे वर्ड्स निकालो तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हें जितने प्रीवियस कोई क्वेश्चंस हैं और उसमें भी ब्लैक बुक देखोगे तो वो PDF भी उसका मिल जाएगा। तुम चाहोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तुम्हें, उसके PDF में जो ज़्यादा ब्लैक हैं, जो इनको बोल्ड करके लिखा है, वो वर्ड्स तुम्हें मेमोराइज़ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद एंटोनिम्स नहीं पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। एंटोनिम्स नहीं पढ़ने, अगर एंटोनिम्स पढ़ोगे तो तुम्हारे सिनोनिम्स सब में मतलब दोनों में तुम फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो फिर याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तुम्हें सिनोनिम पढ़ने हैं, सिर्फ सिनोनिम। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें 1500-1600 होंगे और एक फ़ाइल भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तुम्हें मिल जाएगी ढूंढोगे तो। और ईडियम्स हैं, 3 चीज़ें हो गई हमारे इसमें और कोई चीज़ है नहीं। देखो वोकैबुलरी कंप्लीट है, तुम लिख के जैसे भी पढ़ सकते हो पढ़ो, 25-15 जितने भी लिख सकते हो उतने लिखो और लिखते चलो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, भूल रहे कोई बात नहीं, लिखते चलो। एक कॉपी अलग से बना लेना, उसमें लिखते चलो। और जैसे कोई वर्ड है जो तुम बार बार कर रहे हो तुम्हें फिर भी याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको तुम अलग कॉपी पे लिख सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि वो टफ वर्ड होगा तब याद नहीं हो रहा तो उसको अलग लिख लेना, तो बाद में जब तुम कभी रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे काम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है वो होती है कॉम्प्रीहेंसन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसन शुरू में कोई नहीं पढ़ता क्योंकि पता भी नहीं होता कि यार इससे क्या होता है, क्योंकि अब भाई तुम देखोगे तो अखबार से क्या फ़ायदा, ठीक है। पेपर में वो तो आ नहीं रहा, अखबार तो आ नहीं रहा, पेपर में आता है। देखो जो पैसेज आता है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अखबार या कॉम्प्रीहेंसन, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को देखते हो पढ़ते हो उसको तो तुम्हारा फोकस उस पर आता है और फोकस आता है तो तुम्हारा अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो उससे तुम्हारी हेल्प होती है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, किसी भी क्वेश्चन को आराम से करने में, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ें समझने में मदद करेगा। तुम्हारे क्लोज टेस्ट, PQRS, तुम्हारे जम्बल्ड फ्रेजेस हो गए, तुम्हारे
मतलब तुम्हारे पैसेज इसी से सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं, तो मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, इंग्लिश हो गई, उसके दबाव कुछ है नहीं इसमें। और पढ़ने के लिए देखो तुम रानी मैडम से भी पढ़ सकते हो, ये नीतू मैडम से भी पढ़ सकते हो। मैंने रानी मैम से पढ़ा था मैंने, बट रानी मैम से कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो मुझे नहीं आ रही थी। मुझे बुक से काफ़ी कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई थी, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एरर्स की, जैसे सीरीज़ मैम की है 1000 एरर्स की, तो उसमें एरर्स को तुम जैसे अगर तुम्हें ग्रामर पढ़नी है तुम एरर्स को पढ़ सकते हो, इसलिए क्योंकि उससे तुम्हारी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरी ग्रामर का। उनके 60 रूल्स हैं, ठीक है। तो तुम ये ग्रामर पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के तरीके से ग्रामर फिर से पढ़ोगे, तो तुम्हारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ जो इसमें से होते हैं जैसे हेड की यूज़ हो गया, पार्टिसिपल हो गए, जेरेंड हो गए, छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको तुम अलग से पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम देके चैट जीपीटी या किसी और एआई से भी पढ़ सकते हो, तुम्हें आराम से क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर तुम फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें किसी मास्टर से समझ में नहीं आ रहा, जैसे देखो मुझे ऐसे मान लो मैंने पढ़ा रानी मैडम से, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता था, कोई और मास्टर से पढ़ता था सेम थिंग, क्योंकि वो तुम्हें दूसरी ट्रिक से पढ़ाएगा और हमें समझने से मतलब है, ठीक है। और हमारा फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं पढ़ें, तो दूसरे मास्टर से पढ़ेंगे तो हेल्पफुल होता था, तो उसके लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अगर रिवीजन कर रहे हो तो उसके लिए दूसरे मास्टर से पढ़ सकते हो। जैसे पिनेकल थी, पिनेकल की बुक है वो कंप्लीट कर लेना, मैंने करी थी अनिल जादौन से, उसके सिर्फ सॉल्यूशन है तो वो अच्छी तरीके से बताता है। और उसके बाद तुम्हें ग्रामर रिवीजन करती हैं तो प्रशांत सोलंकी है, वो भी बढ़िया मास्टर है, वो भी ठीक पढ़ाता है इंग्लिश, तो उससे तुम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अपनी जीके पे। तुम्हें लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है। देखो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो तुम्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी पढ़ने की, समझने की, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम अपने जीके पे। देखो जीके 23 में और 25 में काफ़ी अंतर है। देखो 25 का काफ़ी पेपर टफ आया था, मैंने खुद सीजीएल का दिया था तो मेरे नंबर ठीक आए थे, बस उसके बाद 25 नंबर माइनस कर दिए उन लोगों ने, ये पता नहीं कैसे कर दिया, तो मैं मेंस का पेपर नहीं दे पाया। 24 का मैंने प्री दिया था पर मेंस में गया नहीं क्योंकि सीपीयू की वजह से। एंड देन गाइस जस्ट वी आर गोइंग टू सी दिस, ओके। सो इसमें देखो स्टैटिक जीके है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स है। अगर तुमने साइंस नहीं पढ़ी स्कूल में, ठीक है, तो तुम्हारे सारे पाप ही निकलने वाले हैं। और साइंस की जो बेसिक चीज़ें हैं, देखो यार ये जो किंगडम हो गए, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में नहीं पता मुझे, किंगडम हो गए, और ये पाचन तंत्र, ये क्या है, ये हार्मोन्स, इन सबको पढ़ लेना। और केमिस्ट्री में तुम्हें रिएक्शंस पढ़नी है, और फिजिक्स में ये यूनिट, लॉस, ह्यूमन बॉडी, बस इतना ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। और एनसीईआरटी की बुक लिखी है ना यहाँ पे, भाई बुक मत पढ़ना, ठीक है। कोई भी पीडीएफ पढ़ लेना, बुक नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक में बच्चों को समझाया, तुम बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। अब उसके बाद स्टैटिक है, इसके स्टैटिक में अपनी जियोग्राफी है, डायनेस्टीज ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो संगम एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है और वहाँ पे लोग फोकस नहीं करते। और ये गुप्त काल, ये पुराने हिस्ट्री में वो भी काम आएंगे तुम्हें, ठीक है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बिगिनर ही बने रहो, मैं चाहता हूँ तुम समझो और जल्दी जल्दी काम करो, ठीक हो। देखो दुनिया तेज़ चलती है, तुम्हें तेज़ चलना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी, सोचो कि यार ये मुझे नहीं आता, मुझे कोई नहीं समझाएगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी, नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं, नदियाँ, माउंटेन एंड स्ट्रेंस, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आएगी तो आर्टिकल्स पढ़ना है, अभी जो स्टेट के आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं तो उस पर फोकस करना है, ये 200 के पार वाले। एंड अमेंडमेंट्स हो गए अपने, आर्टिकल अमेंडमेंट्स, और ये बेसिक राइट्स हो गए अपने, वो सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, तुम कोशिश मत करना इकोनॉमिक्स पढ़ने की अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जीडीपी, एनएनपी, ये एनडीपी, दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये सब पढ़ लेना, इसमें तुम्हारा 1 नंबर आएगा और ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसमें, ठीक है। तो तुम्हें जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में मतलब करंट अफेयर है, देखो करंट अफेयर में देखना तुम, बुक्स आती हैं और स्कीम्स आती हैं, ये सब आती हैं। अभी जो स्टैटिक जीके है, अभी इसमें जो नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र और त्योहार, ये सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फोकस करना इन सब चीज़ों पे, क्योंकि अगर तुम देखोगे लूसेंट की किताब में या किसी और चीज़ की किताब में तो 4-5 पन्ने होंगे इन सब को, म्यूज़िक को कवर करने में। और बाकी अगर तुम देखोगे कि इकोनॉमिक्स को तुम्हें सिर्फ एक किताब पढ़नी पड़ेगी, और इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन आने वाला है और तुम्हारा यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम खुद सोच लो, ठीक है। तो नंबर ज़्यादा लाना है, ठीक है, वहाँ पे लिखना कुछ नहीं, बस वहाँ पे टिक लगाना है, तो नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करना, ठीक है। अब उसके बाद करंट अफेयर में देखो स्कीम्स बता दी, स्कीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू के यहाँ से तुम्हें मिलता है पीडीएफ, pw.com से है,
उसमें PDF मिल जाएंगे तुम्हें हर महीने के करंट अफेयर्स के, वहाँ पढ़ लेना, या फिर टेक्स्ट बुक खुद ही देता है। मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक का कोड वोड नहीं है, तुम लेना नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं करने वाला, ठीक है। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे आया था, बट मैं कुछ नहीं करने वाला इन सब का, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर है, ठीक है। तुम्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी है मेजर अपॉइंटमेंट किसको बनाया गया है भाई पैसे खाने के लिए, ठीक है। अब डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी हुई अभी, मैत्री चलती रहती हैं ये वाली, इनको भी देख लेना अपने। ये श्रीलंका, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो हिंद, ये सब होती हैं, इनको देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद आए हम आगे, सिलेबस देखना है तुम्हें, चलो सिलेबस देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये है भाई सिलेबस, ये है सिलेबस, ठीक है। ये है सिलेबस अपना जो उन्होंने खुद डाला था, देखो इन्होंने दिखा दिया ना, 50 क्वेश्चंस 2 घंटे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, 0.25 मार्क्स हो गए अपने रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और 50 ये अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है A तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे, और NCC है तो 10 नंबर मिलेंगे। ये देख लेना, काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ले आना स्कूल से। ये भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो, ठीक है। और उसके बाद आगे है अपना जनरल नॉलेज अवेयरनेस, तो इन सब अवेयरनेस है, ठीक है, इसको पढ़ लो। Questions in the component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him. Okay, so अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड द टेस्ट एबिलिटी, ठीक है। बेसिक आता है ये, तुम देखो एडवांस और ये अर्थमेटिक ये कुछ नहीं होता, सब सिंपल है। एडवांस दुनियादारी में टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। सब सिंपल होता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कठिन है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बस सब सिंपल है, कुछ नहीं कठिन है इसमें। तुम अपने आप से कठिन बोलोगे ना तो दिमाग क्या है, दिमाग कठिन करके अपने दिमाग में सिर्फ वो सोचता है सिर्फ कठिन ही, फिर उसको सुनाई देता है जब कठिन सुनता है तो, ठीक है। तो किसी चीज़ को कठिन नहीं बोलना, और जो लोग कठिन बोल रहे हैं उन लोगों से दूर हो जाना, यही है मेरी सलाह। बाकी भाई तुम स्मार्ट ज़्यादा हो, ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा क्योंकि तुम मेरे भाई हो भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, मेरी क्या पड़ी है तुम्हें बताने की, ठीक है, समझो चीज़ों को। और ये है भाई हाइट, और देख लो ये तुम गढ़वाल वालो, ये 165 तुम्हारी है, पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते अपने। ये वीमेंस का है, देख लो भाई, कुड़ियाँ सुड़ियाँ, ये मेल का हो गया, एंड देन धीरे धीरे पढ़ते जाना भाई मैं। उसके बाद हो गया अपना फिजिकल एंड्योरेंस, 100 मीटर्स रेस इन 16 सेकेंड्स, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स। देखो ये रेस का जो है मैंने बताया था तुम्हें, रेस का आगे बताता हूँ, चलो ठीक है। और हो गया भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आधार फाधार जितने होते हैं वो कर लेना। देखो आई साइट का मिनिमम नीव शुड बी N6 बेटर आइस N9 वर्स आई जो भी है, ठीक है। ये है जो तुम्हें करना है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये होने वाला है। देखो जंपिंग ओवर वर्टिकल बोर्ड्स, टार्जन स्विंग, ये सब, ठीक है। ये पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सब ट्रेनिंग में करना पड़ता है। ये तुम्हें बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ पे दम ले लेते हैं काफ़ी, ठीक है। मेरे जान पहचान के लोग हैं वहाँ पे, तो काफ़ी थोड़ा सा मेहनत लगती है, मेहनत तो तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी 10-20 का ओम का अगर बना है, छोटे मोटे बने हैं तो वो चल सकते हैं, उसके आगे नहीं चल पाएगा, ठीक है। साइज 1.4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आ गए अपन वापस, अपन जहाँ थे, यहाँ थे ना, यहाँ थे कि यहाँ थे, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे, अब मॉक टेस्ट एंड एरर लॉग। देखो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और PYQ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरुआती में जब तुम पढ़ाई शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे, रीजनिंग के क्वेश्चन तुम टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जीके में उतने नंबर नहीं आएंगे। तो देखो जीके को आराम से पढ़ लेना है। देखो 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने, क्योंकि तुमने बचपन से ही पढ़ी है हिस्ट्री, बन जाएगी। देखो तुम्हें बेसिक पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, याद उसमें से कुछ नहीं करना, बस याद रखना है। याद रखना और याद करने बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है, जीके याद करने की कोशिश मत करना, फिर तुम बैठ जाओ रट्टू तोतों की तरह जो स्कूल में होते थे, ठीक है। तो बड़े हो गए भाई, बड़े लोगों को याद नहीं करना पड़ता, बड़े लोग याद रखते हैं, बच्चे याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट हमेशा लगाते रहना, काफ़ी यूज़फुल होगा भाई, यूज़फुल तो होता ही है, ठीक है। और तुम्हारे धीरे धीरे नंबर बूस्ट करेगा, बूस्ट करने से कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम मॉक टेस्ट लगाते हो तुम्हारे नंबर कम आएंगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं पीछे हो रहा हूँ लोगों से। तो तुम जब वहाँ पे परसेंटाइल देखो तो तुम्हें लगेगा पीछे हो रहा हूँ, तो तुम्हें ये जो दुनिया तुम देख रहे हो वहाँ जो तुम्हें आसानी से सब कुछ लग रहा है, तो तुम्हें आगे की झलक दिख जाएगी फ्यूचर की, कि अगर ये नहीं किया तो आगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल टाइमिंग हो गया, 50 क्वेश्चन तुम कितने कर पाते हो। तो इसमें अभी यही है कि जो क्वेश्चंस हैं इनको ज़्यादा करना है,
जितने ज़्यादा कर सको क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ की बात करें, बाकी इंग्लिश का थोड़ा सा टफ होगा अगर हिंदी मीडियम में पढ़े हो, ठीक है। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में इतनी अंतर होता है कि यहाँ के जो इंग्लिश मीडियम कुछ स्कूल्स होते हैं छोटे शहरों के, उनके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है, बस कहने को होता है इंग्लिश मीडियम, ताकि ताकि मतलब समझ में कूल बनने के लिए सेक्शनल टाइमिंग करते रहना। उसके बाद जो लेंथ वाले जो अभी इसका पेपर है 200 नंबर्स का होता है, सो इसको कोशिश करना तुम 2-3 दिनों में एक बार करो, क्योंकि तुम क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद तुम्हें उसका फीडबैक चाहिए, तुम्हारी क्या चीज़ गलत हुई, क्या जो सही हुई वो क्या गलत हो सकती थी, ठीक है, वो जो गलत हुई उसको क्या सही कर सकते थे। तो तुम जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया क्वेश्चन, तो अब हम जाके या तो लूसेंट में देखेंगे या फिर किसी PDF में देखेंगे उसको कि कहाँ गलत हुआ। अब हम जहाँ पहुँच गए कि मान लो अपना ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके आस के पास क्या चीज़ें हैं, अब ऐसे कर करके हमें उसके आसपास की सारे क्वेश्चन जितने गलत होते हैं उनके आसपास की चीज़ें देखती जानी है। तो इससे हमारा रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। हम जैसे सारी, जैसे हम पत्थर मारते हैं नदी में, पूरे में से गोल गोल बनता है, ऐसे ऐसे करके हम चीज़ें सारी समझ लेंगे। आए समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आए आगे 30 मिनट इफ़िशियंसी ऑप्टिमाइजेशन फॉर रीजनिंग व्हाट यू कैन डू। सो हमने अभी बात नहीं करी क्वांट की, क्वांट पे चलते हैं उसके बाद। सो देखो ये है क्वांट, ठीक है। क्वांट में देखो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें नहीं करने 50 क्वेश्चन, ज़्यादा होशियार मत बनना। 50 क्वेश्चन को नहीं करने, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और सिंपल है, ठीक है, जिनके साथ ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं। देखो परसेंटेज ज़्यादा नंबर कैरी करता है, प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नंबर कैरी करता है, डिस्काउंट ज़्यादा कैरी करता है नंबर। तो देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें, देखो तुम आदित्य रंजन से पढ़ सकते हो और राकेश यादव से पढ़ सकते हो। मैंने नहीं पढ़ा इन लोगों से, बट वो अच्छा पढ़ाते हैं। मास्टर साहब एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, बट सबके तरीके हैं, तुम्हें जिससे भी पढ़ना हो वो तुम्हारा है, ठीक है। मैंने बेसिकली जब मैंने शुरू करा था तो मुझे नहीं पता था मैंने किससे पढ़ा। मैंने पढ़ा था एक राहुल देसवाल से, क्योंकि मैं समझता ही नहीं था कि ये कौन से मास्टर से पढ़ना है क्या है। बस मुझे पता था कि यार ये परसेंटेज है, ये आना है सिलेबस में, बस पढ़ लो। मैं पढ़ लिया। उसके बाद जो चीज़ें थोड़ी अच्छी हुई तो फिर मैं पहुंच गया अभिनव मैथ्स के पास, क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि भाई इतना हो गया, मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद फिर आगे आ गए, ठीक है। देखो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड डिस्काउंट है, ये सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा नंबर्स इसी से ही आते हैं। उसके बाद हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और पार्टनरशिप्स, ठीक है। ये सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, उनके छोटे छोटे क्वेश्चन करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना और धीरे धीरे ऐसे माउंटेन बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद टाइम स्पीड, ट्रेन वाले, बोट वाले, स्ट्रीम वाले, सिंपल क्वेश्चन हैं। 2 लोग 6 दिन में काम करते हैं, 4 जैसे एक ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। तो ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, अगर रिपीटर कोई देख रहा है, तो ये क्वेश्चन जो तुम देखोगे शुरू में तो तुम्हें लगा बहुत कठिन, तुम चाहो तो 1 दिन लगा सकते हो उसमें, बट फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी सरल हैं। तो ऐसे ही कॉम्पिटिशन में होता है, तुम कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी ये चैप्टर है तो सिंपल है, उनके पास हो सकता है कि तुम गलत टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें ट्रिक्स उसकी गड़बड़ लग रही है, उसकी ट्रिक्स गड़बड़ हो तो तुम्हें भी कठिन हो रहा है। जैसे अभी गगन प्रताप का है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पढ़ाता है, 4:6:4:1:1, कहाँ काम आने वाला है उसका, कहीं नहीं काम आने वाला है। ये उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट उसका ये सही नहीं है, वो कुछ अच्छा कर सकता था उसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम देखो ये है अपना टाइम एंड वर्क वेरी हाई। देखो वेरी हाई का मतलब है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो 2-3 उसमें बन जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी टफ़ है, ठीक है। अलजेब्रा टफ़ है, टफ़ मतलब थोड़ा सा टफ़ ही है, हाँ टफ़ ही है ये, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें से सारी चीज़ें टफ़ नहीं है, इसमें से जैसे इक्वेशन काफ़ी ठीक है, जो आइडेंटिटीज़ हैं ये सबसे कठिन है, बस इसमें दिक्कत होगी। तो इसको सिंपल बनाने के लिए जो ये चीज़ें हैं इनको पहले पढ़ लेना, ये इनको पहले पढ़ लेना, उसके बाद इस पर आना। सबसे जो टफ़ है देखो ये आइडेंटिटीज़ है, ये बचेगा, और जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ बचेंगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जब तुम्हें आ जाएगा तो समझ लो तुम्हारा मेंस में सिलेक्शन हो गया, सीजीएल की मेंस में, और तुम्हारा सीजीएल की मेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सीजीएल की मेंस में काम आएगा, क्योंकि तुम एट द एंड करनी तो तुम्हें उसकी तैयारी है ही। तो सीपीयू में है अभी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से निकालने हैं और उतने टाइम अंदर निकालने हैं। तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस पर लिखा तो थोड़ी ना रहता है कि यार ये कठिन है, तो तुम उसको फिर हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। कुछ अपने सेंस होते हैं, इंट्यूशन बता देता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उसको आगे बढ़ा देना है, कोई उसमें तुम्हारा कोई और नहीं कम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाते जाना है, जो बन जाए उतने, क्योंकि एट द एंड जितने नंबर ज़्यादा आएंगे उससे कॉन्फिडेंस बढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने कौन से अटेम्प्ट किए, क्या किया, एक्सक्यूज से कोई मैटर नहीं है, ठीक है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक स्टैटिक्स ये मेंस में सीजीएल में काम आएंगे, लेकिन पढ़ लेना सारे ही सारे पढ़ लेना, क्योंकि इसका तुम बेसिक पढ़ लोगे तो तुम्हें आगे सिंपल होंगे। देखो मेंसुरेशन इसमें टफ में डाल दिया है, बट ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेंसुरेशन में कुछ टफ नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन आराम से कर सकते हो तुम। इसमें तुम्हें फार्मूला याद करने हैं बस, और कुछ नहीं है। बस फार्मूला याद करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री हो गया और अलजेब्रा हो गया, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, ये इनमें थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सरल है, ठीक है। इसमें लिखा भी है हाई, तो इसकी थोड़ी सी हाई है, सच में हाई है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने आगे, हम ये सब कर लिए थे। उसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग की, ये भी होगी, ठीक है। उसके बाद एरोलॉग डायग्नोस्टिक्स, स्लीप स्टिक्स देख लेते हैं भाई। स्लीप स्टिक्स क्या करते हैं? स्लीप स्टिक्स बताया, ट्रैक द एग्जैक्ट मैकेनिकल स्टेप वेयर यू फेल्ड, जहाँ तुम गलत हुए हो, ठीक है, वहाँ से मैसेज मिलेगा तुम्हें कि यार तुमने ये गलत किया करा है, इसको चेक कर लो तुम, ठीक है। अब तुम जिसको चेक करोगे तो तुम्हारा अगले बार गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात होती है। करेक्ट दिस बाय बिल्डिंग मैंडेटरी 2 सेकेंड विजुअल वेरिफिकेशन चेक राइट बिफोर चेकिंग योर ऑप्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको एक बार में पढ़ लेना, एक बार में पढ़ने की आदत डालना। अगर तुम इसको बार बार देखने पर, लोग उतना फोकस नहीं करते, तुम एक बार में ही उसको समझने की कोशिश करना, तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर तुम आधी बंद आधी खुली आंखों से पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन सही नहीं पढ़ पाओगे और गलत हो जाएगा। उसके बाद हो गया भाई कॉन्सेप्चुअल गैप। नोट द अनलर्नड फार्मूला और रूल, इनको नोट कर लेना। ये नोट करने के लिए बोल रहे हैं भाई सब, देखो हम इनको नोट कर लेना, जो भी नहीं आ रहा उनको नोट कर लेना। और टेक्स्ट बुक में एक ऑप्शन भी आता है, तुम उसको सेव कर सकते हो क्वेश्चन को। और हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम फ्रेम इसमें है। बाकी वही है, ईगो वाली में चक्कर मत पड़ना, ठीक है। बाकी ये धीरे धीरे हो जाएंगे। तुमने एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में लिखना है, देखो कि जितने भी नंबर पहले देना है 80, ठीक है। उसके बाद 90 या 100, 110, 120। अब तुम यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से तुम बाहर निकल जाओगे, यहाँ सिलेक्शन है, समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही करना है, धीरे धीरे करके अपने आप को खुश रखना है। यही चीज़ें तुम्हें डोपामाइन सेरोटोनिन सब कुछ देती हैं, और इन्हीं चीज़ों से आदमी मोटिवेट रहता है, ठीक है। पहले के ज़माने में भाई शिकार करके मोटिवेट होते थे, अब यही शिकार है, ठीक है। नाउ फिफ्थ स्टेज 2 फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, तो जल्दी बता देते हैं क्योंकि ये तो तुम समझ जाओगे जब तक तुम करोगे, ठीक है। हाइट इतनी चाहिए, हाइट हमने पहले भी बता दी। और PST स्ट्रिक्ट है, करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। इसमें शॉर्ट पुट की दूरी देख लो, ये है, ठीक है। और दौड़ने के लिए ये है कि भाई मैं जैसे दौड़ता था, मैंने कभी भी इसमें लिखा जैसे 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो मैं दौड़ता था सिर्फ 1600 किलोमीटर। और 1-2 दिन मैंने हाईएस्ट दौड़ा था 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा था कि मैं ज़्यादा नहीं दौड़ता था, मेरा था कि मुझे स्पीड बढ़ानी है। स्पीड, मुझे इनसे मतलब नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा दौड़ता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पे दौड़ना 1650 मीटर है। फिर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड। और 2 चक्करों के बाद जब हम 1000 से 1200 मीटर के टाइम पे आते हैं, उस टाइम पे लोग थकते हैं। उस टाइम पे अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझना है, उस टाइम पे अपनी जो अचीवमेंट है उनको याद करना और कर जाना है, ठीक है। बस यही है। और बस सिंपल है, देखो दौड़ में सबसे ज़्यादा निकलते हैं, और हाई जंप में। तो हाई जंप के लिए हमने एजिलिटी बनाए रखना। तुम कोशिश करना घर पे ही थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लो, ठीक। एक्सरसाइज का मतलब स्ट्रेचिंग कर लो, बस इतना ही बहुत है। और अगर तुम शुरू कर रहे हो अभी, और इसका अगर नोटिफिकेशन आने वाला है 3 महीने बाद, प्री का पेपर मान लो 3-4 महीने बाद होने वाला है, और अभी तुम हो, तो अभी तुम जिम कर लो, 3-4 महीने में बॉडी बन जाएगी। उसके बाद वो बॉडी तुम्हें काम आएगी उस टाइम पे, जब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास। उस टाइम में ज़्यादा पढ़ सकोगे, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई कर सकोगे, और तुम्हें कहीं नहीं करना पड़ेगी मेहनत, जो बाकी लोग उस टाइम मेहनत कर रहे होंगे। और उस टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशल होगा, और तुम्हें जब टाइम कम रहता है तो ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना टाइम यूज़ होगा, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो, सिन पेन स्प्लिट्स और इंजरी से अपनी बचाव करना, ठीक है। रोज़ नहीं दौड़ना, और कंक्रीट सरफेस पे तो रोज़ बिल्कुल नहीं दौड़ना। अगर तुम्हारे पास आसपास ग्राउंड हैं या घास के मैदान है तो वहाँ पे दौड़ सकते हो। और जूते अच्छे पहनना भाई, जूते अगर अच्छे नहीं जैसे भी हैं तो उसमें वो नीचे के जो भी आते हैं उनको अच्छे लगा लेना, ताकि तुम्हारी जो सिन पेन ना हो और जो एंकल है वो ठीक रहे, ठीक है। और रोज़ मत दौड़ना, क्योंकि अब इसको 1-2 दिन गैप देना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद अपन आते हैं मेंस पे। देखो, अब मेंस में सिर्फ इंग्लिश का काम है, 200 नंबर की सिर्फ मेंस होने वाली है। इसमें तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट्स बाकी सब भूल जाने हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर तुम वो कर रहे हो, CGL इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें बस थोड़ा सा अपना रेलेवेंस, अपना उनसे कनेक्शन बनाए रखना है, मैथ्स से अपना कनेक्शन बनाए रखना है तुम्हें। और
और जीके से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी पढ़ते जाने, आधे घंटे पढ़े, बाकी टाइम तुम्हें सब इसी में लगाना है। तो देखो अब आए ग्रामर रूल्स। तो ग्रामर रूल्स में बेसिक एरर्स स्पॉटिंग है जो पहले ही पढ़ चुके हैं, बस इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा। इसके जो एरर्स हैं थोड़े से एडवांस लेवल के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मॉडिफाई करने, देखो पैरेललिज्म मैंने पहले बताया था, पैरेललिज्म का काम होगा। स्ट्रक्चरल रिडंडेंसीज, छोटे छोटे से उसमें तो दिक्कत होती हैं। देखो आ फ्यू, दा लिटिल, ना लिटिल, ये सब आते हैं। उसके बाद उसमें पार्टिसिपल आ जाएंगे, ठीक है, जेरेंट्स आ जाएंगे, इन्फिनिटिव आ जाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो मैं बस इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाना है। मैं कोशिश करूँगा मैं छोटे छोटे से बना दूँ, जो मुझे भी टफ लगते थे तो तुम्हारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और एग्जिस्ट, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे 50 नंबर बनने वाले हैं, 25 नंबर बनेंगे और तुम्हारे आराम से नंबर बढ़ जाएंगे। जब तुम इन चीज़ों को अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तुम आसानी से सारी चीज़ें कर पाओगे। तुम देखोगे खुद को, तुम देखना टाइम कितना स्लो हो रहा है जब तुम इन्हीं चीज़ों में रहोगे, इन्हीं चीज़ों की तैयारी करोगे। तुम्हारा दिमाग भी सिर्फ एल्गोरिथम की तरफ वर्क करता है, वो भी तुम्हें कहेगा कि चल ये काम कर। हम जो भी सोचते हैं, अभी तुम जो भी सोच रहे हो वो सच है, और उस टाइम पे तुम जो सोचोगे वो भी सच होगा। इंसान हमेशा सच में ही रहता है, बस उसके जो कंडीशंस है अपने साइड जो बनाए रखता है, वो चेंजेस उनकी वजह से अपना सच डिफरेंट होता जाता है, ठीक है। अब हम वोकेबलरी की बात करते हैं। देखो वोकेबलरी वही 15 दिन वाली वोकेबलरी, और जो है तुम्हें यहाँ से काफ़ी सारी उसके पहले वोकेबलरी आई होंगी अगर तुम निकाल लोगे जब, ठीक है। उसके बाद तुम्हें उनको रिवीजन करना है और नई जो वोकेबलरी है उनको लिखते जाना है, और PQR इसको बस करते जाना है। तुम कोशिश करना 25 करोगे, ठीक है। अब तुम्हें वो चीज़ आ रही है तो तुम उसी टाइम फ्रेम में 50 कर सकोगे, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम में उसके बाद तुम 100 कर सकोगे। एक मैंने कॉपी बनाई थी, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जैसे जंबल फ्रेजेस हो गया, कुछ भी होता है, पहले से लिख लेता था। मेरे पास बुक्स थी, न्यून क्लास की थी मेरे पास जंबल फ्रेजेस की, और PQRS की भी थी, तो उससे पढ़े थे मैंने, न्यून क्लास वाली थे, तो उसने ठीक पढ़ाया था और वो काफ़ी हेल्पफुल हुए थे। तो मैं पहले लिख लेता था, फिर उसके बाद खुद चेक करता था क्या क्या गलत है, ठीक है। तो ऐसे में ज़्यादा काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट देखो तो मॉक टेस्ट में तो 2-3 आएंगे, ठीक है। अगर तुम 25-25, 30-30 रोज करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी एट द एंड देखो तुम रीडिंग पैसेज है, अब रीडिंग पैसेज में तुम्हारा बस यही अखबार है। और अखबार के लिए देखो एक और ट्रिक है, तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। तुम डाउनलोड करोगे उन चीज़ों को, पढ़ना अखबार ही है। अब करंट अफेयर भी बोल के पढ़ लो, ठीक है। अब करंट अफेयर पढ़ सकते हो। उसके बाद तुम कुछ नई चीज़ें जैसे हिस्ट्री की कोई पुरानी बुक पढ़ सकते हो, हैं। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी जो भी साइंस का कोई चीज़ें आ रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, उनको पढ़ सकते हो। क्योंकि साइंस में तुम्हें कठिन वर्ड्स होंगे, तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए नहीं कि तुम उन वर्ड्स को लिखो और फिर उनको समझो, नहीं, इसलिए नहीं, उन वर्ड्स को तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए क्योंकि तुम नए वर्ड्स पढ़ोगे तो तुम उतने यूज टू नहीं उन वर्ड्स को पढ़ने में। तुम वैसे वर्ड्स पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग का जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो एक्सपांड होती जाएगी, ठीक है। जब तुम पढ़ते हो कोई वर्ड तो तुम्हारा दिमाग अपने आप उसके साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, और जब सेंटेंस बना लेता है तब तुम्हें वो वर्ड याद हो जाता है और समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना, कोई भी कोशिश करना उससे बनाना। अगर नहीं हो रहा तो वही गूगल ट्रांसलेट है, उससे बना लेना कोई भी सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी है किसी भी वर्ड्स को याद करने के लिए। देन उसके बाद पैराजम्बल, तो यार मैं सोच रहा हूँ एक अलग से इंग्लिश की बनाऊंगा, कैसे इंग्लिश की तैयारी करें, पैराजम्बल अलग अलग करके कौन से किसकी कैसे करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। देखो पैराजम्बल में सबसे पहले में जरूरी होता है कि अपना P कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है उसको देखना पड़ता है। उसके बाद हमें देखना है प्रोनाउन कौन सा कहा है। जैसे लिखा भाई, यहाँ पे लिखा कुछ भी नाम है, एक है भाई, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा ही लिखा होगा, तो ही लिखा है, इसके लिए दूसरा आदमी तो आया नहीं, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है एडिशनली, एट द एंड, हैंस, वो लास्ट में आ जाएंगे। हमेशा नहीं होते, बहुत ही कम उसमें होते हैं कि वो ना हो, बट 95% हमेशा वही होते हैं आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हैं स्टडी टारगेट एंड बेंचमार्क्स। देखो पहले क्या होता था, पहले जो रिस्की जोन थे, ठीक है, पहले जो टॉपर्स के जितने भी कट ऑफ जाती थी, पहले कट ऑफ जितनी भी गई हैं तुम देख लेना पुरानी, तो उनसे तुम 10 या 15 नंबर माइनस कर लेना। वो इस टाइम पे सही नंबर्स हैं, इस टाइम पे सही नंबर्स हैं इसके लिए। और जो भी मेंस के सिलेक्शन होते हैं उनके लिए भी तुम 10 से 15, तुम देखोगे कि दिल्ली पुलिस के अभी कम नहीं जाते नंबर, उतने ही जाते हैं नंबर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज है। तो उसमें हो सकता है कि हाँ वही नंबर सेम रहे, बट जो बाकी फोर्सेस हैं, CISF है और ये जो फोर्सेस हैं, तुम इन सब में देख लेना, तुम 20 से 15 नंबर की कोशिश, नंबर कम होंगे फाइनल मेरिट में, ठीक है। इतने नंबर कम होने ही वाले हैं,
क्योंकि टाइमिंग की वजह से तुम पेपर दे रहे हो तो सबको ही दे रहा है, सबको दिक्कत हो रही है। मैथ वाला जो 50 क्वेश्चंस कर सकता था वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो उसको नंबर देंगे। अब जो जिसको मैथ कम आती थी, मीडियम टाइप था, वो उतने क्वेश्चन कर लेगा, वो उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा, और जो कठिन थे उसको वैसे ही नहीं आते, तो उसको ये हेल्प मिल जाएगी। अब जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर हो उसको दिक्कत होने वाली है। सो भाई यू हैव टू वर्क ऑन योर मैथ्स देन, ठीक है। और स्लोली करोगे बनता जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचो कि तुम एक ही दिन जिम जाओ और उसी दिन पूरी बॉडी बना लो, तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें खुद पता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होता है, तुम्हें धीरे चीज़ें बिल्ट होती हैं। उसके बाद देखो यही है मिशन स्टेटमेंट। और कुछ रह गया क्या? You are not preparing for an exam, you're preparing to become physically capable, mentally sharp, and linguistically articulate enough to wear the uniform of sub-inspector. Discipline compounds, consistency wins. Start today. So just you have to start today, bro. Do not waste your time. I do not have time, bro. ठीक है। तुम जो सोच रहे होगे कि यार बोरिंग हो जाऊंगा मैं, ऐसा हो जाऊंगा मैं, वैसा हो जाऊंगा, नहीं, यू हैव टू कीप द बैलेंस। और तुम सोचोगे कि देखो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहना, मैं अपने बता रहा हूँ, उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करने वाले। ये जस्ट स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, ठीक है। अब कोई इंसान भाई गिटार बजाता है, कोई इंसान म्यूजिक करता है, कोई इंसान क्रिकेट खेलता है, कोई इंसान बैडमिंटन खेलता है, तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे तो तुम काफ़ी चीज़ें नहीं सीखोगे। सो यू हैव टू बी कीप अराउंड, यू शुड कीप दिस टाइप ऑफ पीपल्स अराउंड योर सेल्फ। सो तुम्हारी मेंटल पीस कहीं भी अच्छा है, और तुम्हारे इससे जेलस की भावना भी नहीं होती इन लोगों में, क्योंकि दोस्त कभी कभी हो जाते हैं, वो जेलस हो जाते हैं। तो कोशिश करना चीज़ें जो अलग डिफरेंट करो उनसे रहो, तो तुम चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे। और तुम यूट्यूब पे भी देखना, तुम मास्टरों की भक्ति में मत लग जाना। देखो मास्टर अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें अपना बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई करनी है तुम्हें, तुम्हारा मकसद है पेपर निकालना। मास्टरों से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी की वीडियोस देखने से भी मतलब नहीं है। मेरा वीडियोस भी मैं नहीं चाहता कोई देखता, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलत वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन न पहुँचे। मैं ना ही किसी का टाइम टेबल यहाँ पे बनाया है, ना मैं किसी को बता रहा हूँ कहाँ पढ़ना है। सबके अलग अलग बॉडी हैं, सबके अलग अलग खाना खाते हैं, सब किसी के पिताजी कहीं और काम करते हैं, किसी के पिताजी की दुकान में बैठते हैं, किसी के पिताजी शाम को काम करते हैं, किसी रात को काम करते हैं। तो भाई सबके पास डिफरेंट टाइम है, उसको कुछ और करना है, तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं बना दूँ तुम्हें टाइम टेबल के 5 बजे जगो, तुम कैसे जग जाओगे भाई? तुम्हें पास नहीं, तुम रात को सोओगे 3 बजे, तुम कैसे जग जाओगे 5 बजे? सो यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल, एवरीथिंग इज ऑन योर यू। तुम्हें लगता होगा कि आगे कोई संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा, ठीक है। तुम्हें खुद अपने आप को संभालना होगा, और तुम कोई भी रिस्क लेते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और मास्टर से तुम सोचोगे कोई मास्टर पढ़ते, किसी मास्टर से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, तो भाई बात सीधी है कि देखो जब तुम फेल हो गए, अगर तुम फेल हो, तो मैं चाहता हूँ ना हो, अगर तुम फेल हो गए तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। सो यू हैव ऑल द चॉइस, मतलब तुम्हारी पूरी अथॉरिटी है 100% कि तुम उन लोगों को चूज़ करो जिन लोगों से तुम पढ़ना चाहते हो, और जिन लोगों को अपने आसपास रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। डिसीजंस में लोगों से मतभेद होंगे, ठीक है, लेकिन अपने आप को मत बदलना इन लोगों के चक्कर में। लोग बनना तुम्हें सोसाइटी में खा जाएंगे। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ, एंड दिस थिंग विल हेल्प यू टू बी फोकस्ड इन इट। और जब तुम इन लोगों से बिजी हो जाओगे, बाकी तुम निकल के बाहर देखोगे, तुम लोगों की कितना चेंज आ रहा है लोगों में, लोग कितने बदलते जा रहे हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अलाइंड विद द चाइल्ड दैट यू वर इन क्लास 10th 12th, जो भी है, ठीक है। क्योंकि देखो जो टाइम 20 साल के हो गए तुम, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अभी पॉलिटिकल चीज़ें आने वाली हैं तुम्हारे साथ, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं तुम्हें काफ़ी डिफेक्ट कर सकती हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो। बाकी चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन। बिकॉज भाई यहाँ पे जॉब जो है वो तुम्हारी सिक्योरिटी है, सक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है देन इट्स गुड, ओके, इट्स गुड। अगर तुम्हें नहीं अच्छा फील नहीं होता तो यू कैन क्विट, ओके। तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी जॉब है, ठीक है। तुम्हें जॉब अच्छे से चूज़ करनी है, और ये ड्रामा जो होता है कि जॉब मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, इन सब से दूर रहना। तो तुम्हें ये चीज़ें भगवान की तरह नहीं लगेगी, जो चीज़ें दूर नहीं लगेंगी। मतलब चीज़ों को तुम सक्सेस बना के रखोगे तो चीज़ें तुम्हें बहुत टफ लगने लगेंगी। सो चीज़ों को अगर छोटा रखोगे, अपने से नीचे रखोगे, तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी। ओके, दैट्स इट। जितनी भी फिलॉसफी मैंने बकवास बातें कर ली हो सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो मुझसे, and I hope this will help you. And guys, thank you for watching this, thank you for watching this, okay, ठीक है। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, and thank you for this, okay guys, take care, bye.